यानी अंग्रेजी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने आपको यह बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास का मतलब क्या है। आर्थिक विकास का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में पैसे के आने के साथ साथ उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर क्या हो, बढ़े। जीवन स्तर क्या हो, बढ़े। अब जीवन स्तर में सबसे पहले किसने जारी किया था, आईएलओ ने। कल हमको होमवर्क दिया था मैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने बताया कि किसी भी देश का बेसिक नीड है यानी रोटी कपड़ा और मकान मिल जाता है तो देश का, उस व्यक्ति का क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। फिर उसके बाद किसने बताया, मारिस ने यह बताया किसी व्यक्ति की 3 चीजें, कौन कौन सी, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा अगर अच्छी है तो सुधर रहा है। लेकिन उसमें कमी क्या थी, उसमें पैसे की बात नहीं थी। तो 1989 में एक अर्थशास्त्री हुए पाकिस्तान के जिसका नाम था महबूब उल हक। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी व्यक्ति के अगर आर्थिक विकास को अगर मापना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको उस देश का मानव विकास मापना पड़ेगा। और मानव विकास के लिए उन्होंने 6 कंपोनेंट दिया। कितना कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट दिया। 6 कंपोनेंट, पहला क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेशन, लाइफ एक्सपेक्टेशन था। दूसरा क्या था, लिटरेसी थी। तीसरा क्या था, पर कैपिटा इनकम था यानी पीसीआई था। चौथा क्या था, पर्यावरण संरक्षण था यानी इन्वायरमेंट था। और इसके बाद क्या था, इसके बाद ये था कि पॉलिटिक्स थी, राजनीति में योगदान कैसा है, सभी समझेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग उसमें दिया था उन्होंने क्या, बेसिक नीड। ये 6 चीजें उन्होंने ये कहा कि अगर ये 6 कंपोनेंट, ये 6 घटक, आराम चलना है, घबराना नहीं है, ये 6 चीजें अगर किसी देश की अगर अच्छी चल रही हैं तो उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है, उस देश का मानव विकास हो रहा है। कल हम लोग डिस्कस किए थे किस पर, लाइफ एक्सपेक्टेशन पर। हम लोग ये कल चर्चा किए थे कि लाइफ एक्सपेक्टेशन को क्या क्या बोला था। पहले हम लोग ये जाना, इसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, इसी को बोलते हैं औसत आयु, इसी को बोलते हैं हम लोग स्वास्थ्य, इसी को बोलते हैं हम लोग जीने की उम्मीद, इसी को बोलते हैं जीने की इच्छा, ठीक है। और इसका मतलब ये था कि किसी भी देश में रहने वाले लोगों की औसत आयु क्या कहलाती है, जीवन प्रत्याशा कहलाती। अब थोड़ा सा एक चीज समझते हैं हम लोग, घरों में कैसे हम लोग बात होती है। हम लोग घर में जिससे ही पूछिएगा तो लोग नहीं कहेंगे कि यार हमारे दादाजी थे वो 100 साल जीते थे, पहले के लोग 100 200 साल जीते थे, है ना। अब आपको एक जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, अपना देश जब 1947 जब आजाद हुआ तो अपने देश की उस समय जीवन प्रत्याशा लगभग 33 से 37 थी वर्ष, 33 से 37 वर्ष थी। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर ऐसे कैसा कह रहे हैं, क्योंकि हमारे घर पे होता क्या था कि समझ ध्यान से, हम लोग पहले आप घर पे जाइए, कहिए कि सर बोले कि आजादी के समय इतना लोग जीते थे, तो लोग तुरंत वो घर कहेंगे आपका मास्टर पागल तो नहीं हो गया है। पहले के लोग तो और पुरानिया लोग बोलते हैं लोग, और पुरानिया लोग तो और लंबे साल तक जीते, 100 150 साल जीते, 150 साल जीते थे, सेंचुरी लगाते थे लोग, है कि नहीं। देखिए होता क्या था, वो जो लोग हम लोग घर पे, जो हम सबके घर पे कोई ना कोई मिल जाएगा, हमारे दादाजी कोई ना कोई ऐसा लंबा जिया। होता क्या था ना, और मैं बोल रहा हूं, देखिए वो क्या बोलते हैं, हम लोगों के घर वाले पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम बोल रहा है, और मैं जब 1947 की बात बता रहा हूं तो मैं औसत आयु बता रहा हूं। होता क्या था समझिए आप लोग, जैसे हम लोग दिन से पहले क्या होता था ना, जब मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, तो होता क्या था, गांव में कोई रोग आया तो रोग आता था, गांव का गांव पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। जैसे प्लेग आता था, डायरिया आती थी, देखते होंगे चेचक आता था। बचपन देख लिए सबके, बचपन में चेहरे पर नहीं पिंपल्स आते थे, चेचक, माता, छोटी माता बड़ी माता, उसका नाम है छोटी माता बड़ी माता, होता था पूरा। ऑफिशियल नाम में सोचिएगा सर छोटी माता बड़ी माता बोल रहे हैं, नहीं वही नाम ही था उसका। देखते थे एक परिवार को होता था, फिर पक्का नियम होता था, बचपन जाइए अपने कि घर भर और एक दो लोगों को होता ही था, लेकिन सरकार उसके सबको धीरे धीरे होता था, है ना। फिर उसके बाद क्या होता था कि अब धीरे धीरे जैसे बड़े हुए हम लोग, तो उसके बाद सरकार टीकाकरण शुरू कर दी। अब किसी को हम तो फिलहाल 5 6 10 साल में नहीं देख रहे किसी को हुआ है, हमारे गिरद आसपास में किसी को नहीं देख रहा हूं हुआ है, किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार टीकाकरण कर दी है। और पहले क्या होता था कि जब टीकाकरण नहीं था ना, सुविधाएं नहीं थी, मान लीजिए प्लेग आया, प्लेग आता था, पूरा गांव का गांव जवानी में ही कम उम्र में क्या हो गया, खत्म हो गया, डेथ हो जाती थी। जब एवरेज एज निकालेंगे तो उम्र क्या आएगी, कम आएगी। और
अगर कोई बच जाता था तो वही क्या लगाता था? सेंचुरी। सेंचुरी 100 ईयर, 150 ईयर लगा देते थे लोग, है ना। ये था औसत आयु। अब हम लोग आते हैं लिटरेसी। लिटरेसी का कल मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में साक्षरता का मतलब, लेकिन अब इनके अनुसार, किसके अनुसार? महबूब उल हक के अनुसार साक्षरता का मतलब क्या था? महबूब उल हक के अनुसार साक्षरता ये थी, वो नहीं भारत में 7 वर्ष वाला नहीं। इनका कहने का मतलब ये था लिटरेसी का, उस स्कूल में बच्चे कितना समय व्यतीत करते हैं, है ना। अपने 18 साल की उम्र तक बच्चे, एक दो तरीके का है। एक तो पहला व्यक्ति है कि अपने 18 साल की उम्र होने तक उन्होंने उतने स्कूल में कितने वर्ष का समय व्यतीत किया है। 18 वर्ष होने तक, मान लिया कोई 3 ही साल गया, 18 वर्ष होने तक पूरा 18 साल चला गया। कोई 18 साल की उम्र पूरा करते करते वो 10 साल स्कूल में गुजारा, तो हुआ ना, अलग अलग लोग अलग अलग समय गुजार रहे हैं। और दूसरा ये था कि बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लिया तो शुरुआती 1.5 सालों में, कितने साल में? शुरुआती 1.5 सालों में स्कूल में कितना समय व्यतीत करता है, घंटों में, यानी कितना स्कूल जाता है, उस आधार पर निकाला जाता था। अब इन दोनों को जो एवरेज निकाल देंगे वही क्या हो जाता था? लिटरेसी रेट। किसके अनुसार? महबूब उल हक के अनुसार। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए भारत की बड़ाई कर दें, जैसे कि मान लीजिए चीन में कोई लड़का हो, एडमिशन लिया स्कूल में, तो शुरुआती 1.5 साल में वो, एक साल में मान लीजिए 365 दिन में वो गया 202 दिन गया, 202 दिन। अनुच्छेद 202 के फेमस है बजट। बहुत तेज हैं आप लोग, नहीं सही बात है, सब समझिए, फटाक से बताते रहे। 202 बहुत अच्छी पढ़ाई है। अब समझिए, अब मान लीजिए स्कूल में कोई लड़का गया, स्कूल में गया 200 दिन चीन का लड़का पढ़ा, छोटा सा बच्चा, और हमारे देश में कोई लड़का गया और 365 दिन 252 दिन चला गया। इनके अनुसार साक्षरता किसकी अधिक होगी? भारत की, चीन वाले की? भारत वाले की। समझ में आ रहा है? ये है। तो इस आधार पर साक्षरता मापी जाती थी कि किस देश के लड़के 18 साल की उम्र होने तक, मिल जाएगा, लिखवा दूंगा, स्ट्रेस मत लीजिए। किस देश के लड़के, लिखवा ही रहा हूं थोड़ा थोड़ा, किस देश के लड़के 18 साल की उम्र होने तक स्कूल जा रहे हैं, कितना वर्ष समय स्कूल में बिताए लोग, और दूसरा शुरुआती 1.5 साल वो कितना अधिक समय स्कूल में व्यतीत करते हैं। इस आधार पर कौन साक्षरता मापी जाती थी? किसके अंतर्गत? मानव विकास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मानव विकास के अंतर्गत। यहां पर मैं लिख देता हूं ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है। ये अब अगला, प्रति व्यक्ति आय उन्होंने माना। प्रति व्यक्ति देखना समझदार थे महबूब उल हक, चाहते तो जीडीपी को रख सकते थे, जीएनपी को रख सकते थे, नेशनल इनकम को रख सकते थे। उन्होंने किसको रखा? पर कैपिटा इनकम को रखा, क्योंकि वो जानते थे किसी देश की वास्तविक समृद्धि, वास्तविक खुशी, वास्तविक तरक्की क्या है वहां के लोगों की? प्रति व्यक्ति आय है, जीडीपी नहीं है। आप लोग देखना, कभी भी विश्व को कोई बहुत बड़ा लीडर कभी भी ये नहीं कहेगा ना, या भारत में कभी कोई ये नहीं बोलेगा मन से कि हमने देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया। जब भी बात करते हैं लोग किससे? हमने देश की जीडीपी को बढ़ाया, है ना। ये है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शायद बिहार राज्य की है, बिहार का, और दिल्ली का और गोवा का हमेशा टकराता रहता है। लेकिन अगर स्टेट की बात करेंगे तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। लीकर की वजह से वहां पे एल्कोहल पर टैक्स फ्री है, वहां सरकार टैक्स लगाती, इसलिए वहां पे पीते रहो नहाते रहो, पीते रहो नहाते रहो, है ना। ये है। ठीक। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? टोटल, अगर टोटल जीडीपी बटा टोटल पॉपुलेशन, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, टोटल जीडीपी बटा टोटल पॉपुलेशन, ये है। अब इन्वायरमेंट को समझ लीजिए। इन्वायरमेंट को लेकर क्या? इन्वायरमेंट मतलब क्या है? पर्यावरण संरक्षण का मतलब वहां की सरकार, वहां के लोग कितने जागरूक है पर्यावरण को लेकर। अब अगला है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या है? पॉलिटिक्स में जागरूकता का मतलब ये नहीं कि झंडा ले लें, कोई पार्टी का ले लेके दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये था, उनका कहना ये था, ये वास्तव में क्या माप रहे थे? वो साक्षरता से रिलेटेड माप रहे थे। पॉलिटिक्स में मतलब क्या? उनका कहने का मतलब ये था कि जिस दिन उस देश में मतदान हो, जिस दिन उस देश में क्या हो? मतदान हो, वहां पे उस देश में, उस क्षेत्र में कितना मतदान पड़ता है, उस आधार पर क्या मापेंगे? पॉलिटिक्स में लोगों का कितना योगदान। अभी नहीं किसी पार्टी झंडा लेके घूम रहे हैं, वो मतलब नहीं था। मतदान दिवस के दिन कितना मतदान पड़ रहा है। जैसे यूपी में इलेक्शन में चुनाव चल रहा है, कितने चरण कंप्लीट हो गए? 3 चरण कंप्लीट हो गए। अब देखें पिछला जो चरण था उसका 58% 59% चुनाव पड़ा है, यानी अभी भी भारत के 42% लोग चुनाव में अपना हिस्सा नहीं ले रहे हैं। समझ रहे ध्यान से? अभी भी 42% लोगों का कोई सरकार आए और जाए कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोग क्या कहा जाए?
ऐसे लोगों को बेकार है लोग। ये लोग कहते हैं अरे हम वोट ना दे आपको कोनो फर्क ना पड़े। फर्क ऐसे पड़ता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फर्क उन्हीं से आप कहाँ के हैं, इसी देश के ना हैं, तो उनकी पॉलिसी से जैसा राजनेता रहेगा आपके देश का, उसकी पॉलिसी से आपको फर्क पड़ना ही है। आप कितना हो बोल लेंगे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। आते हैं हम लोग बेसिक नीड। बेसिक नीड में वही चीज क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। समझ में आ रहा है यहां तक? अब हुआ क्या, ये फार्मूला, टोटल फार्मूला क्या है, कल का हम लोग पढ़े थे। ये फार्मूला किसका है, महबूब उल हक का। प्रेशर लग रहा है अभी, ये ज्यादा बोझा लग रहा है ये, कि ज्यादा बोझा वाला क्लास है ये, नहीं ना? समझिए ये क्या है, इसका ये टोटल 6 कंपोनेंट का फार्मूला किसका था, महबूब उल हक का। ये फार्मूला था पूरा 6 कंपोनेंट का, ठीक है। अब उसके बाद इसी फार्मूले को उठाया किसने, एक संस्था जिसका नाम था यूएनडीपी। आपको मैं डेली कोई ना कोई होमवर्क दे रहा हूं। उसके पहले आपको क्या दिया था, ओईसीडी, पता नहीं आप किए कि नहीं। उसके बाद दिया आईएलओ, पता नहीं किए कि नहीं। अब आज एक और दे रहा हूं, आज सब पूछूंगा, टेस्ट में रहेगा। फिर उसके बाद से एक संस्था, ये बात कब की चल रही है, 1989 की। अब एक साल के बाद, कितने साल के बाद, एक साल के बाद एक संस्था, उस संस्था का नाम था यूएनडीपी। क्या नाम था, यूएनडीपी। आगे समझते हैं हम लोग। कुछ लाइन लिखिए, हेडिंग डालिए, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास लिखिए। लिखिए, आर्थिक विकास से आशय, आर्थिक विकास से आशय किसी देश की आर्थिक समृद्धि के साथ साथ, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ उस देश के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि से है, उस देश के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि से है। हो गया, समझ में आई बात? तब वहां पर देखिए आर्थिक समृद्धि में क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी थी। इसमें क्या है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी है। उसमें क्या था, सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन था। इसमें मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। तो नीचे उसके लिखिए आप, नीचे जहां पर आपका नोट है उसके नीचे लिखिए क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। हुआ, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, और दोनों का एरो ऊपर। सीटेट का रिजल्ट तो कई दिन से आ रहा है, कल आ रहा है, आ रहा है, कल आ रहा है। हमको लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो लोग अपने आप को यूपी टेट फेल मान रहे होंगे, मुझे लगता है उसमें ज्यादातर लोग देखिएगा, जो लोग सीटेट में कई बार पास होते होते फेल हो जाएंगे, और कई बार सीटेट में लोग फेल होते होते कई लोग पास निकलेंगे। क्योंकि इस बार का ऐसा ऐसा था क्वेश्चन, और हर तरह का अलग अलग था उसमें। हाँ, बहुत आता है, समझिए। जैसे जैसे एक लोग थे ना, एक लोग जैसा समझ रहे ना, ना खतरनाक नहीं है। सीटेट सीटेट और यूपीटेट
रट्टू और सोचू। ये सोचू, सोचिए। एक लोग परिचित थे हमारे, वो कह रहे थे यार अब तो यूपी टेट में, सी टेट में मेरा पूरा मनोविज्ञान गड़बड़ हुआ है। हम बोले चलो मिला लेते हैं। और इस बार सी टेट को आंसर की तो ऐसा था कि साक्षात भगवान के मिलने के बराबर था, भगवान के मिलने के बराबर था। फिर भी उनके लिए इतना प्रेशर थे, इतना प्रेशराइज थे, इतना डिस्टर्ब थे ना, हम बोले चलो मेहनत करते हैं आपके लिए, 1 घंटा बैठो, चलो मिलाते। आंसर की पहले क्वेश्चन हम लोग मिलाए, फिर उसका विकल्प भी अलग अलग है। आप सोचेंगे ना, पहले खाली क्वेश्चन ही नहीं इधर, विकल्प भी इधर उधर है, फिर भी उतना मेहनत का मिला है। उनका मनोविज्ञान में कितना सही है? 26। फिर उसके बाद कह रहा था भाई आगे मिला जो उतना। ये है, देखिएगा सीटेट बहुत लोगों का निकलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि हम सीटेट में फेल हो गए, हो सकता है कि निकल गए होंगे। और एक और चीज सीटेट में सुनने की इस बार आ रहा है ना कि नॉर्मलाइजेशन चल रहा है माहौल, लेकिन उसमें ये हो रहा है ना कि और सब एसएससी और एक नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, रेलवे में क्या होता है ना कि जिसका पेपर कठिन होता है उसमें नंबर बढ़ा देते हैं, और जिसका आसान होता है तो नंबर घटा देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा सीटेट में ऐसा नहीं होगा। अगर आपका पेपर आसान था तो आपका नंबर कटेगा नहीं, हाँ जिसका कठिन था उसका थोड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। सांस में सांस आई, एक आते हैं हम आगे, लिख लीजिए उसमें। तो लिखिए 1989 में, 2 लाइन करके लिखवा दे रहा हूं। 1989 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, लिखिए 1989 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने, 1 लाइन लिखवा रहा हूं जो लोग नहीं आए, नहीं लिखे हैं। वर्ष 1989 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को मापने के लिए मानव विकास सिद्धांत दिया। बस इतना ही लिखना है। मानव विकास, आपको सारा थोड़ा लिखवाऊंगा, बाकी नोट्स मिल जाएगा, कहीं से ले लीजिएगा। मानव विकास सिद्धांत दिया, जिसके 6 कंपोनेंट थे। उसमें आगे लिख लीजिएगा, जिसके 6 कंपोनेंट थे। कंपोनेंट यानी घटक। कल नहीं, कल आर्थिक समृद्धि लिखवाया था, गौर करिएगा। अच्छा लिख लिए, जिसके 6 कंपोनेंट थे, ठीक है। तो 6 कंपोनेंट समझ गए आप लोग उसको। अब आइए, अब हुआ क्या, ये मानव विकास का फार्मूला अभी कब तक चल रहा है? 1989 चल रहा है। अब 1 साल के बाद एक संस्था, उस संस्था का नाम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आपका होमवर्क इसको लिख लीजिए, कल आपसे पूछूंगा मैं, नहीं पूछ रहा हूं, इकट्ठे के दिन सब पूछूंगा। ये आपको अब सारा बताना इसके बारे में, मुख्यालय कहाँ है, सदस्य कितने हैं, कब हुआ, क्या करता है, कौन चीफ है, ठीक है। ये स्थापना हुई। अब समझिए 1990 में इसने क्या किया, 1990 में इसने किसके फार्मूले को, मानव विकास के फार्मूले को, मानव विकास के फार्मूले को उठाया और उठा करके एक नया इंडेक्स जारी कर दिया, एक नया इंडेक्स जारी कर दिया। और वो इंडेक्स आपके करंट अफेयर का टॉपिक है। आप लोग सुपर टेट का या शिक्षक भर्ती परीक्षा का पहला ही पेपर देखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया था पहली बार वाले में, है ना। एक भाई साहब थे, हुआ ना, जब पहली बार जब मैं पढ़ा रहा था माँ, ये सुपर टेट के 68,000 वाला 500 था, उसमें मैं बता रहा हूँ उनसे, हमसे 1 महीने 1.5 महीने पहले मिले थे वो भाई साहब मॉल में, ठीक ना। अब कह रहे थे अरे सर गलती हो गई, मुझे पढ़ लेना चाहिए था। पहली दिन ही आए, जानते थोड़ा सा जो एजेड हो जाते हैं ना, समझते नहीं इस किसी को। अब बस कि बस हम ही तो हैं, हो जाता है, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। अब खास करके मास्टर है तो और पूछना नहीं है। भौकालियों के लिए बोलने लगे आप लोग, पूंजीवादी रोहन सन का सर है, ठीक, समझिए। अब हुआ ना कि मुझे याद, अभी भी छत पे क्लास चल रही थी और नीचे शाम में क्लास चल रही थी, मैं उनको पढ़ा रहा था, इसे मानव विकास पढ़ा रहा था। सीधे क्लास में बोल दे सर ये तो आएगा ही नहीं सुपर टेट में। हम बोले आएगा, कह रहे सर नहीं आएगा। थोड़ा सा विवाद हुआ, उसको तो क्लास छोड़ के वो चले गए। और पहले दिन जब पहला सवाल उनका जो पहले डिस्टर्ब से चले गए, वही क्वेश्चन सवाल में आया था। पछता रहे थे, सर करंट मुझको ले डूबा। हम कहते करंट नहीं डूबा, आप खुद को ही ले डूबे, करंट थोड़ा ले डूबा नहीं, इस तरीके से।
तो मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, सूचकांक मतलब एक इंडेक्स होता है जिसमें लोगों सब देशों को स्थान दिया जाता है। तो अब देखिए, अब मानव विकास सूचकांक जब जारी किया, इन्हीं के फॉर्मूले को उठाया। इन्हीं का फॉर्मूला मतलब 6 घटक, कितने घटक? 6 घटक के आधार पर लोगों का सर्वे किया, यानी कितने देशों को, अलग अलग देशों को शामिल किया, उसमें रैंकिंग दे दिया सबको, 1 2 3 4 5 करके रैंकिंग दे दिया। तो उसी रैंकिंग को बोला जाता है मानव विकास सूचकांक। ये वर्तमान वाला सूचकांक मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 1 महीने बाद फिर आने वाला है, तो आपके दिमाग का दही हो जाएगा। सर 15 दिन पहले कुछ और पढ़ा है, 15 दिन बाद कुछ और पढ़ा है। बस बता दे सूचकांक में क्या होता है, बाकी चीज याद है। अब समझिए ध्यान से, 1990 से लेकर, कब से लेकर? 1990 से लेकर 2009, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि मानव विकास का पुराना फार्मूला या मानव विकास की पुरानी धारणा या मानव विकास का पुराना सिद्धांत, जब भी ये सवाल आए तो आप समझ जाएंगे कौन सी बात कर रहे हैं। पुराना मतलब 6 घटक वाला पुराना सिद्धांत है। कब तक चला? 1990 से लेकर 2009 तक, पूरे 20 साल तक यही फार्मूला चला। कौन सा? 6 घटक वाला। अब उसने 2010 में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। 2010 में परिवर्तन कर दिया। अब परिवर्तन क्या किया? जो 6 कंपोनेंट हैं, 6 कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट को हटा दिया। जैसे मैं आपको शुरू में बताया ना कि साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, पर्यावरण संरक्षण, राजनीति में योगदान और मूलभूत आवश्यकता। उसने क्या किया? 2010 में नीचे के जो 6 5 4 हैं, कौन कौन सा? बेसिक नीड, राजनीति में योगदान और पर्यावरण संरक्षण, इन तीनों को हटा दिया। तीनों को हटा दिया। अब सवाल उठता है कि सर जी क्यों? तो 2 कारण उसने बताया। पहला कारण ये बताया कि देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, बस इसे बता दे रहा हूं मैं। पहला उसने ये कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर, राजनीति से लेकर और बेसिक नीड से लेकर, ILO हो गई या अलग अलग IPC, जो IPCC संस्था है पर्यावरण वाली, ये सब संस्थाएं अलग से इंडेक्स जारी करती हैं। पर्यावरण को लेकर कोई और जारी करता है, ये क्या बोलते हैं, ILO जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये बेसिक नीड के रिलेटेड इंडेक्स जारी करता ही है। तो हम लोगों को अलग से इसमें जारी करने की क्या जरूरत है? और दूसरा कारण ये था कि देखिएगा, जो ऊपर के 3 कंपोनेंट है, नीचे के 3 कंपोनेंट से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। जैसे साक्षरता का सिद्धांत किससे है? राजनीति के वोट देने जाएंगे उससे जुड़ा हुआ है। और जो स्वास्थ्य का मैटर है, कहीं ना कहीं पर्यावरण का मैटर है। और प्रति व्यक्ति आय का मैटर कहीं ना कहीं किसका मैटर है? बेसिक नीड का है। जब पैसा रहेगा तब आप रोटी भी खरीद लेंगे, मकान भी बना लेंगे और घर भी बना, कपड़ा भी खरीद लेंगे, हो जाएगा ना। तो इसलिए उन तीनों को क्या कर दिया? हटा दिया। और समझ में आ रही है? यहां तक इन तीनों को हटा दिया गया। तो अब ध्यान से, अब 2010 से लेकर कब तक? टिल टुडे, यानी आज तक। आज तक कितने कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट। 3। तो 3 कंपोनेंट कौन कौन? फिर से लिखते हैं, हम लिख देते हैं, साक्षरता, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। ये 3 चीजें। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मानव विकास, UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक को कितने आधार पर जारी करता है, तो आपका आंसर होगा 3। ऐसे देगा विकल्प 1 2 और 3, और चौथा दे देगा उपरोक्त सभी। तो कौन सा करेंगे? उपरोक्त सभी। यह एग्जाम में दे दिया कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ऐसे देगा साक्षरता, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और कुछ दे देगा बता रहा हूं आपको, दे देगा शांति। ठीक है, तो कौन सा रहेगा? शांति उसमें नहीं है। इसी से रिलेटेड है शांति, लेकिन वो अलग से ऑथेंटिक रूप से नहीं है, तो उसको आप हटा देंगे। परीक्षा में ये भी देखना जरूरी है क्या क्या है, ये भी जानना जरूरी है क्या क्या नहीं है, ये जानना जरूरी है ना। हाँ यही है जीवन प्रत्याशा को स्वास्थ्य बोलते हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब फिर से बोल दे रहा हूं, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेशन, जीने की उम्मीद, जीने की इच्छा, स्वास्थ्य और औसत आयु, ये सभी नाम क्या हैं? इसी के हैं। तो वर्तमान में ये इंडेक्स जारी होता है। वर्तमान को जो इंडेक्स जारी हुआ है पिछली बार का, उसमें सबसे नंबर 1 देश है नॉर्वे है, जो कि लगातार पिछले कई सालों से आ रहा है। एक अब उसमें एक और चीज, पिछली बार के इंडेक्स में UNDP ने एक नया चीज खोजा। यही 3 है, लेकिन एक अलग से उसमें एक और उसमें घटक जोड़ा है, लेकिन उस घटक का असर अपने रैंकिंग पर नहीं डाला है। लेकिन देखिए, अगर इस बार वो डाल दे तो भारत की रैंकिंग मुझे लग रहा है एक सुधार आएगा। वो चौथा घटक क्या है? वही जो आप लोग पिछली क्लास में पढ़ाया था, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन उत्सर्जन।
जो पिछला इंडेक्स जारी हुआ था ना, बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए, जो चौथा जो पिछला इंडेक्स जारी हुआ था मानव विकास सूचकांक में, उसमें कार्बन उत्सर्जन भी जोड़ा गया था, लेकिन कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव रैंकिंग में नहीं डाला गया था, सिर्फ एक घटक के रूप में जोड़ा गया था। देख लीजिए कौन कौन सा देश कार्बन उत्सर्जन कितना करते हैं। खाएगा, खाएगा, बिल्कुल खाएगा। इस बार से देखिएगा, अगर जोड़ देगा ना, पक्का भारत की रैंकिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भारत सरकार से पिछली बार प्रधानमंत्री से काम कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को लेकर जितना उन्होंने ग्रीन इकोनॉमी या जितनी सारी चीजों को लेकर वो पढ़ाए हैं, ठीक है, वो सब उसकी वजह से देखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ भारत आगे बढ़ ही रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे नुकसान ये है ना कि महंगा बहुत ज्यादा होता है, बस इसीलिए लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं, और गरीब देश इसीलिए उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वजह ये है। लेकिन इस बार भारत की जीडीपी में और भारत सरकार ने काफी उसमें निवेश किया है, तो फायदा आपको मिलेगा। थोड़ी चीजें कॉस्टली होंगी लेकिन उसका फायदा मिलेगा।